हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लास में मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा था, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, क्योंकि चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग। समांतर चतुर्भुज के पार्ट होते हैं। समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो हमारा आयत होता है, रेक्टेंगल। दूसरा हमारा होता है वर्ग, स्क्वायर। तीसरा हमारा होता है समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, उसके क्या क्या ठीक है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उसका पेरीमीटर और क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। आज समांतर चतुर्भुज का एक और पार्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं आयत। तो आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत, ये रेक्टेंगल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपको लगभग हर जगह मिल जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे कि आयत क्या है। ठीक है, तो आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का जो पहला पार्ट था, जिसका नाम था आयत, क्या था? आयत। आयत को ही कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बना के देखते हैं कि आयत दिखता कैसे है। ठीक है, तो आयत आपका कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, ए, बी, सी और डी। थोड़ा दूर दूर पड़ेगा, इनको पास पास डाल देते हैं। ए, बी, जब भी नंबरिंग डालते हैं तो हम इसी टाइप से डालते हैं, ए बी, या तो एक के बाद बी यहाँ ले जाएंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो आयत होता है हमारा, पहली बात तो ये है कि आयत के जो एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं, ये हमारे क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये भी 90 का होता है, ये भी हमारा 90 का होता है, ये भी हमारा 90 का होता है, और ये भी हमारा 90 का होता है। ठीक है, सारे एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसकी भुजाएं, जो ये साइड्स होती हैं, ये हमारी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जैसे कि ये साइड्स इसके इक्वल है और ये साइड्स इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि सर ने यहाँ पे एक एक लगाया और यहाँ पे दो दो लगा दिए, यहाँ पे एक से लगाया कि दोनों में सेम लगाया, तो ये दिखा रहा है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर ये चारों आपस में इक्वल होती तो हम क्या करते? चारों में एक एक पॉइंट लगा देते, या दो दो पॉइंट लगा देते, या तीन तीन पॉइंट लगा देते। तो इसमें एक लगाया, इसमें एक लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये ही दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ में आई? क्योंकि ये आपको इस तरीके से अगर फिगर बना हुआ दिखता है तो उसका मतलब वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो जितनी बातें हैं वो सब इसमें क्या होंगी? लागू होंगी। जैसे कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स हमारी क्या है? इक्वल है और आपस में पैरेलल भी है। ये इसकी क्या है? अपोजिट साइड्स, मतलब ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है? डी सी। इसी को हिंदी में कहते हैं सम्मुख भुजा। तो ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? डीसी है। ए बी के सम्मुख भुजा डीसी है और ए डी के सम्मुख भुजा हमारी बीसी है। तो ये आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको, क्या लिखेंगे कि इसकी सम्मुख भुजाएं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, ठीक है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स ये क्या होती हैं? जैसे ए बी इक्वल डी सी। ठीक है, और समांतर भी होती हैं। तो
ए बी समांतर बी सी, मतलब इक्वल भी है और समांतर भी है। ठीक है, मतलब ये दोनों कभी आपस में मिल नहीं सकती हैं, ऐसे बराबर बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसी कोई लाइन बनाऊं, ऐसे बना दी और ऐसे बना दी, तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर नहीं है, क्योंकि इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, या पीछे अगर करेंगे तो ये दूर भागती जाएंगी, इधर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये कैसी, ये आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब समांतर नहीं है, ये आपस में समांतर, ये कभी भी कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा समांतर लाइन। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या है कि ए डी बराबर बी सी और ए डी पैरेलल बी सी भी होती है। ठीक है, इतनी बात, ये समूह भुजाओं के बारे में हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इसके एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, इसके कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। ठीक है, इसके विकर्ण भी लगभग समांतर चतुर्भुज जो मैंने आपको बताया था वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके विकर्ण अगर हम मिलाएं, हमने ये इसका क्या किया, ये मिला दिया और ये इसका हमने क्या किया, ये मिला दिया, तो ये दोनों क्या है, AC और BD इसके क्या है, विकर्ण है। तो जो इसके विकर्ण होते हैं इसके बारे में आपको क्या सीखना है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को द्विविभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को द्विविभाजित भी करते हैं। ठीक है, कहां पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये चीज आपको इसमें और मेंशन करना है, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण, ठीक है, डायगोनल्स, ये क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि AC इक्वल BD ये भी होगा। और एक क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट O दे दें इस टाइप से। ठीक है, ये O पॉइंट सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट O दे दें तो ये क्या होगा कि AO इक्वल OC एंड, मतलब ये सारे ही आपस में इक्वल होंगे, OA इक्वल OC इक्वल BO इक्वल OD, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना, ये साइड दिख रही है ना, ये आपको OA, ये OA, ये OC, ये OB, ये सारी ही आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं खाली इसकी बात करूं यहां से यहां तक, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन से बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपका बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि उसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, आमने दो भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसकी भी दो भुजाएं कैसी हैं, हमारी इक्वल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, या इसको हम, ठीक है, तो मान सकते हैं। ठीक है, और इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर होता है। ठीक है, ये अलग बात है। ठीक है, तो इसके हमने विकर्ण की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एक जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे इसके बारे में, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ऐसे लिखो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको ये आयत के बारे में आपको क्या होगी, बेसिक सी जानकारी हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि परिमाप और क्षेत्रफल का हमें कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है। जितनी भी ये मेंसुरेशन है इसमें सब में परिमाप का भी एक ही फार्मूला है, क्षेत्रफल का भी एक ही फार्मूला है। जितनी भी 2D फिगर्स हैं, मतलब जो भी हैं, इसमें सब में एक ही फार्मूला है, परिमाप का भी क्षेत्रफल का भी। बस थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में। परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है आयत का? ठीक है, सामान्य से तो चतुर्भुज में मैंने आपको परिमाप बहुत अच्छे से बता दिया था। मान लीजिए अगर इस भुजा की लंबाई हम कितनी मान लें, एल मान लें, कितनी है, एल, तो ये भी हमारी एल ही हो जाएगी क्योंकि दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। और इसकी जो ये ऊंचाई है इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और परिमाप क्या होता है, परिमाप का मैंने आपको एक चीज बताई है कि परिमाप उसकी जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स हैं, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, वही उसका क्या हो जाता है परिमाप। कोई भी फिगर हो, उसकी जितनी भी साइड हैं सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, या उसकी बाउंड्री को क्या कर दो, जोड़ दो, तो वही इसका क्या हो जाता है परिमाप। तो इसके परिमाप की बात करें तो इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है, इसकी एक बाउंड्री क्या है हमारी, ए बी है, फिर बाउंड्री क्या है हमारी, बी सी है, तो प्लस बी सी कर दिया हमने, फिर क्या है हमारी, सी डी है, प्लस सी डी कर दिया, फिर हमारी क्या है, डी ए है, प्लस हमने डी ए कर दिया। अब ए बी की डिस्टेंस कितनी है हमारी, एल है, और बी सी की क्या है हमारी, बी है, सी डी की कितनी है, एल है, और डी ए की कितनी है, बी है। इन सबको प्लस करेंगे तो एल और एल क्या हो जाएगा, ये हमारा 2l हो जाएगा, और बी और बी क्या हो जाएगा, ये हमारा 2b हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2, क्योंकि 2 दोनों में एक्चुअली 2 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, l प्लस b बच गया। यही तो होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे फार्मूला याद करके, अब कितने फार्मूले याद करेंगे, आगे वर्ग का फार्मूला आ जाएगा परिमाप का, उसका क्या होता है, उसका 4a होता है, तो उसको अलग से याद करना पड़ेगा। तो हमें सब याद करने की जरूरत ही क्या है, हम खाली इतना याद रखें भाई, कोई भी फिगर हो उसमें क्या कर देंगे, उसकी साइडों को क्या कर दो, प्लस कर दो, वो इसका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है, वो इसका परिमाप हो जाता है। तो फार्मूला तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, क्षेत्रफल का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, एरिया का। क्या फॉर्मूला बताया कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यही तो बताया, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का फार्मूला। तो इसमें क्या है, इसका हम देखते हैं बेस, और इसमें क्या, इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है। इसको अगर हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये हमारे आयत के क्षेत्रफल का क्या मिल जाएगा, हमें आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला मिल जाएगा। तो इसका बेस रख देते हैं, इसका बेस क्या है हमारा, इसका बेस है ए बी, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चाहे ये ले लो BC, यहाँ भी बन रहा है 90 का, यहाँ भी बन रहा है 90 का, और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल भी हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों मतलब मैक्सिमम ऊंचाई जो इसकी है वो इसकी है, दोनों बराबर है ना, तो कोई से भी हम ले लें। तो इसकी
क्या है, BC ले लें चाहे हम AD ले लें, जो इच्छा होगा रख दो। तो हम यहाँ क्या रख देते हैं, BC रख देते हैं। तो यही क्या बन गया, इसके फॉर्मूला बन गया। या AB हमारी कितनी है, L है, और B हमारी कितनी है, वो BC कितनी है, D है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, LB बन गया। यही तो होता है L इंटू बी, ठीक है, या L इंटू बी कर दो। यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, L इंटू बी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि क्षेत्रफल मतलब एरिया मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, इतना आपको याद रखना है। ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, जितना फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या, उसका हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि उसका बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, उसका क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है। अच्छा, और क्षेत्रफल हमेशा आपका किसमें होता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या मीटर स्क्वायर में होगा, या किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हम किस में निकालते हैं, हम वर्ग में ही निकालते हैं। उसका एक रीजन होता है कि जैसे कि हमें इसका अगर क्षेत्रफल थोड़ा फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता नहीं हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, ये सरफेस है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये आयत इस व्हाइट बोर्ड का कितना पोर्शन घेर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड को क्या करेंगे, हम इक्वल स्क्वायर में, इक्वल वर्ग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अगर इसको इक्वल वर्ग में डिवाइड करें तो इस तरीके से हम करेंगे डिवाइड स्क्वायर में। पूरे ये लाइनिंग में क्या करनी है, ये लाइनिंग हमें पूरे व्हाइट बोर्ड पे करनी है। और कैसी लाइन करनी है, हमें स्क्वायर बनाना है। जैसे ये क्या बन रहा है, ये आपस में सब क्या इक्वल स्क्वायर बनाने हैं, सारे इक्वल स्क्वायर बनाने हैं, सारे इक्वल स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, अब इसी में अगर मैं बात करूं आयत बनेगा, तो आयत कैसा बनेगा, आयत ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल हमारा ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल हमारा ऐसा बनेगा, ये बन गया रेक्टेंगल हमारा। ठीक है, तो ये कितना एरिया घेर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा, मैंने कितने, ये कितने वर्ग घेर रहा है, कितने स्क्वायर घेर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगर ये एक वर्ग कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ये क्यों लगाया, क्योंकि इसका हम वर्ग में ही निकालते हैं एरिया। तो ये चीज होती है, और इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो एरिया। ठीक है, लेकिन ये आपका विषय है नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखा हो कि आयत का क्षेत्रफल निकालने की क्या बात करते हैं हम, उसकी खाली आधार और लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो आयत में आप इतनी ही मतलब जानकारी है, मतलब है तो बहुत भी, लेकिन आप तो आयत में आप इतनी ही जानकारी रखिए। ठीक है, और इसका यूज भी बहुत जगह पे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं लगता है कि खत्म करनी चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं वर्ग लेकर के आऊँगा, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।